हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने क्लास 10 12th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी बात करने वाले हैं। कल हमने जो इसके पहला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करा दी थी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कहाँ से, मिहिर भुज के शासनकाल से, कि मिहिर भुज का शासनकाल कब से कब तक रहा और क्या रहा था। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एंड पावरफुल होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर मैं वही चीज़ें उपलब्ध करता हूँ जो इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये वीडियो नंबर शायद 3rd होने वाली है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने वीडियो करा दी हैं। जो हिस्ट्री की, जो इतिहास की जो वीडियो हैं, उसमें मैंने आपको ईसा पूर्व के बारे में बता दिया है, ईसा पूर्व की जो महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बता दिया है, और ईसा वर्ष की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में ये वीडियो नंबर 2nd चल रहा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे 836 ईसा के बीच की बात करेंगे। तो 836 ईसा वर्ष की बात करें तो 836 ईसा वर्ष में क्या हुआ था, मिहिर भुज का शासक बना था। मिहिर भुज क्या बना था, शासक बना था। मिहिर भुज क्या बना था, शासक बना था। तो मिहिर भुज शासक बना था। कब बना था मिहिर भुज शासक? 836 में, 836 में। और मिहिर भुज जो था वो गुर्जर प्रतिहार वंश का ही था। ठीक है, मिहिर भुज के कौन था, गुर्जर प्रतिहार वंश का था मिहिर भुज। और ये शासक कब बना था? 836 ईसा में बना था। ठीक है, और 850 की बात करें तो 850 ईसा में जो विजय आलय द्वारा पांड्यों को विजय आलय द्वारा पांड्यों को पराजित कर जो तंजौर पर अधिकार किया था। विजय आलय द्वारा, किसके द्वारा? विजय आलय द्वारा पांड्यों को पराजित, पांड्यों को क्या कर दिया था, हरा दिया था और तंजौर पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, विजय आलय द्वारा, किसके द्वारा? विजय आलय द्वारा कर लिया गया था। ठीक है, और 851 की बात करें तो 851 में अरब यात्री, या 851 में जो अरब यात्री कौन था? सुलेमान। अरब यात्री सुलेमान ने भारत वृतांत लिखा था। भारत का क्या लिखा था? वृतांत, भारत वृतांत लिखा था। तो भारत वृतांत कब लिखा गया था? भारत वृतांत लिखा गया था 851 में। 851 में अरब यात्री किसके द्वारा? सुलेमान द्वारा। अरब यात्री सुलेमान द्वारा भारत का क्या लिखा था गया था? भारत वृतांत लिखा गया था 851 में। 851 में लिखा गया था। ठीक है, और 860 ईसा की बात करें तो 860 ईसा में जो सुमात्रा जो इंडोनेशिया का था, सुमात्रा इंडोनेशिया के राजा बलपुत्र द्वारा नालंदा में एक बुद्ध विहार की स्थापना हुई थी। एक बुद्ध विहार की स्थापना हुई थी नालंदा में। किसके द्वारा? बलपुत्र द्वारा। किसके? जो सुमात्रा इंडोनेशिया के राजा जो थे, सुमात्रा इंडोनेशिया के राजा, सुमात्रा कौन थे? इंडोनेशिया के राजा थे सुमात्रा। उनके राजा बलपुत्र के द्वारा नालंदा में एक बुद्ध विहार की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 860 ईसा में। कब हुई थी? 860 ईसा में। 860 ईसा में हुई थी। और 871 से 1173 के बीच की बात करें तो 871 से 1173 की बीच की बात करें तो तंजौर के शाही चोल का क्या रहा था? शासन रहा था। कब से कब तक? 871 से 1173 के बीच में। 871 से 1173 के बीच में तंजौर के शाही चोल का शासन रहा था। और ऐसा नहीं कर रहा कि मैं आपको बिल्कुल ये तिथियां जितनी मैं आपको डेट है ये ऐसे बताता चल रहा हूँ और ख़त्म कर दूंगा, नहीं। अभी मैं सिर्फ आपको ऐसे फैक्ट बता रहा हूँ, फिर आपको मैं जो नेक्स्ट ऐसी छोटी छोटी वीडियो में फिर मैं आपको कैसे लाऊंगा, जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश का इनका एक पूरा जो इतिहास कब से कब तक इनका शासनकाल रहा है, इस प्रकार भी मैं आपको वीडियो में
बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक तिथियों के रूप में बता रहा हूं जिससे कि आपको जल्दी जल्दी याद हो जाए। ठीक है, एकदम आपके माइंड में रट जाए कि 871 से 1173 के बीच में तंजौर के शाही चोल का क्या रहा था, शासक रहा था। ठीक है, तंजौर के शाही चोल का शासक रहा था। ठीक है, इस प्रकार। और फिर मैं आपको बताऊंगा शाही चोल जो शासक था वो कौन था, कैसा था, वो एक अलग सेपरेट छोटी छोटी वीडियो में आपको समझाता चलूँगा, जिससे कि आपको परेशानी भी ना हो। क्योंकि जो भारत का इतिहास है वो एक अखंड इतिहास है, अगर आप उसे एक बार पढ़ने बैठ जाओगे तो आप उठ नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत बड़ा इतिहास है। ठीक है, भारत का। ठीक है, अब बात करेंगे 883। तो 883 से जो 1026 में, 883 से 1026 के बीच की बात करें तो इसमें पंजाब और काबुल के हिंदू शाही का शासक रहा था। ठीक है, पंजाब और काबुल के हिंदू शाही का शासक रहा था। कब से कब तक, 883 से कब से कब तक, 883 से 1026 के बीच में पंजाब और काबुल के हिंदू शाही का शासक रहा था। और 907 की बात करें तो 907 ईसा में चोल शासक, 907 ईसा में चोल शासक कौन था, परंतक प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। परंतक प्रथम का क्या हुआ था, राज्य अभिषेक हुआ था। तो परंतक प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था और ये एक चोल शासक था। कौन था, चोल शासक था। कौन, परंतक प्रथम जो चोल शासक था, परंतक प्रथम, इसका राज्याभिषेक हुआ था 907 में। कब हुआ था, 907 में हुआ था। चोल शासक था परंतक प्रथम, इसका राज्याभिषेक 907 ईसा में हुआ था। और 915 से 925 ईसा की बात करें हम तो 915 से 925 ईसा के बीच में जो महान राष्ट्रकूट इंद्रतीर्थ के दरबार में जो अरब यात्री कौन था, अल मसूदी का आगमन हुआ था। अल मसूदी का आगमन हुआ था। कब हुआ था, 915 में हुआ था। 915 में, और 915 से 925 में महान जो राष्ट्रकूट कहा जाता था इंद्रतीर्थ के दरबार में, महान राष्ट्रकूट इंद्रतीर्थ के दरबार में अरब यात्री अली मसूदी का आगमन हुआ था। ठीक है, और ये भी बताऊंगा मैं जो अल मसूदी कौन था, अरब यात्री था एक। ऐसे मैं आपको अच्छे से एक जब मैं इंद्रतीर्थ का एक वो पढ़ाऊंगा इतिहास, यहाँ से यहाँ तक इनका शासन रहा, तब मैं आपको एक अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, अभी आपको मैं सिर्फ तिथियों के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, और जो 916 से 1205 के बीच की बात करें तो 916 से 1205 की बात करें, 916 से 1205 के बीच की बात करें तो इस टाइम से जेजाक भुक्ति के चंदेलों द्वारा जो खजुराहो में जो मंदिर का निर्माण हुआ था, खजुराहो का जो मंदिर है वो उसका निर्माण कब हुआ था, खजुराहो मंदिर का जो निर्माण किसके द्वारा हुआ था, चंदेलों के द्वारा हुआ था। और जेजाक भुक्ति के जो चंदेल थे उनके द्वारा खजुराहो में मंदिरों का निर्माण हुआ था। ठीक है, कब से कब तक, 916 से 1215 के बीच में इनका जो शासन काल रहा था, उसके बीच में खजुराहो में मंदिरों का निर्माण हुआ था, किसके, चंदेलों द्वारा। ठीक है, और 950 की बात करें तो 950 से 1195 में जो मध्य भारत में त्रिपुरी के कलचुरी में शासक रहा था। ठीक है, मध्य भारत में त्रिपुरी के कलचुरी का शासक रहा था। ये कब से कब तक, 950 से 1195 के बीच में मध्य भारत में त्रिपुरी के कलचुरी का। ठीक है, और 973 से 1238 के बीच में 973 से 1238 के बीच में जो अनहीलवाड़ा कटियावाड़ के सोलंकी गुजरात चालुक्य का क्या रहा था, गुजराती चालुक्य का शासनकाल रहा था 973 से। कब से, 973 से 1238 के बीच में, 973 से
1238 के बीच में, 973 से 1238 के बीच में क्या रहा था, जो अलहील बाड़ा जिसे काठियावाड़ कहा जाता है, इसमें सोलंकी जो गुजराती चालुक्य का शासनकाल रहा था। ठीक है। और 977 में जो सुबुक्तगीन का भारत पर आक्रमण हुआ था, सुबुक्तगीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था, 977 में हुआ था। जो सुबुक्तगीन का भारत पर आक्रमण, सुबुक्तगीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था, 977 में हुआ था, 977 में हुआ था। 985 से 1114 के बीच में, 985 से 1014 के बीच में, 1014 के बीच में, 985 से 1014 के बीच में राजराज चोल का शासनकाल रहा था। राजराज चोल का शासनकाल कब से कब तक रहा था, 985 से 1014 के बीच में राजराज चोल का शासनकाल रहा था। और तंजौर के प्रसिद्ध जो शिव अथवा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी कराया था। किसने, राजराज चोल ने करवाया था। तो राजराज चोल के शासनकाल कब से कब तक रहा था, 985 से 1014 के बीच में रहा था। और जो तंजौर में जो प्रसिद्ध शिव और बृहदेश्वर मंदिर का भी निर्माण किसने करवाया था, राजराज चोल ने करवाया था। ठीक है। और 999 की बात करें तो 999 ईसा में जो बागदाद के खलीफा द्वारा महमूद गजनबी को स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता मिली थी। कहा जाता है कि महमूद गजनबी को स्वतंत्र शासक के रूप में जाने लगा था। कब, 999 में बागदाद के खलीफा द्वारा जो महमूद गजनबी को स्वतंत्र भारत के रूप में मान्यता मिली थी और इसे स्वतंत्र शासक के रूप में जाने लगा था महमूद गजनबी को 999 ईसा में। ठीक है। और बात करेंगे कि 1000 ईसा में, तो 1000 ईसा में जो महमूद गजनबी का भारत में काबुल पर प्रथम आक्रमण हुआ था, 1000 ईसा में। 1000 ईसा में क्या हुआ था, महमूद गजनबी का भारत में काबुल पर प्रथम आक्रमण, जो महमूद गजनबी का भारत में काबुल पर प्रथम आक्रमण हुआ था। ठीक है। महमूद गजनबी का भारत में काबुल पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था, 1000 ईसा में हुआ था। और 1000 ईसा से 1323 के बीच में, 1000 ईसा से 1323 के बीच में जो वारंगल के काकतीय और वेदराज प्रथम जो संस्थापक था और प्रताप रुद्रदेव अंतिम शासक था। तो कहा जाता है जो वारंगल के काकतीय का शासनकाल कब से कब तक रहा था, 1000 से 1323 के बीच तक रहा था। और इसमें वेदराज प्रथम इसका संस्थापक था और प्रताप रुद्रदेव इसका अंतिम शासक था। किसका, वारंगल के काकतीय का। ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, इसे आप ध्यान में रखें। बोले तो इसे 2 बार रिवाइज कर लें। ठीक है। अगर ज़्यादा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जो प्रताप रुद्रदेव था वो अंतिम शासक था और वेदराज प्रथम इसका संस्थापक था। किसका, वारंगल के काकतीय का। और इसका शासनकाल तक कब से कब तक रहा, 1000 ईसा से 1323 के बीच तक रहा था। ठीक है। और 1001 ईसा की बात करें तो 1001 ईसा में जो बे हिंद की लड़ाई तथा जयपाल जिसे हिंदूशाही शासक कहा जाता है, जयपाल को हिंदूशाही शासक के नाम से भी जाना जाता है। इस जयपाल की महमूद गजनबी से पराजय हो गई थी। तो जयपाल हार गया था, किससे, महमूद गजनबी से पराजय हो गई थी। तो 1001 में जो बेहिंद की लड़ाई हुई थी, 1001 में बेहिंद की लड़ाई हुई थी और किसके बीच हुई थी, जयपाल और महमूद गजनबी के बीच में हुई थी। जिसमें क्या हुआ था, जो जयपाल जिसे हिंदूशाही शासक कहा जाता है, तो जयपाल की महमूद गजनबी से क्या हो गई थी, पराजय हो गई थी। ठीक है। जयपाल की महमूद गजनबी से क्या, पराजय
हो गई थी। ठीक है, अब बात करें 1025 से 1026 के बीच की बात करें हम, तो इसमें महमूद गजनबी द्वारा सोमनाथ मंदिर की लूट हुई थी। तो सोमनाथ मंदिर की लूट, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, इसे आप माइंड में बार बार रिवाइज कर लें कि जो सोमनाथ मंदिर की लूट हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी, तो वो हुई थी महमूद गजनबी के द्वारा हुई थी, और 1025 में हुई थी। कब हुई थी? 1025 में हुई थी। ठीक है, तो 1025 से 1026 के बीच में महमूद गजनबी द्वारा जो सोमनाथ मंदिर की लूट हुई थी। ठीक है, और 1027 ईसा में जो महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण था। तो 1027 में महमूद गजनबी का क्या था? एक अंतिम आक्रमण था। तो महमूद गजनबी बात करें तो महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण करने वाला एक प्रथम तुर्की था, और इसने भारत पर 1001 में 1001 ईसा से 1027 ईसा तक क्या किए थे? कुल 17 आक्रमण किए थे। तो 1027 वाला जो था वो महमूद गजनबी का एक अंतिम आक्रमण था। किस पर? भारत पर। ठीक है, तो महमूद गजनबी का जो अंतिम आक्रमण पूछ ले तो 1027 वाला था, और प्रथम आक्रमण पूछ ले तो 1001 वाला था, और कुल आक्रमण पूछ ले तो कुल आक्रमण कितने थे? 17 थे। कुल आक्रमण कितने थे? 17 थे। तो कुल आक्रमण पूछ ले तो कुल आक्रमण कितने थे? 17 थे। किसके? महमूद गजनबी के। ठीक है, और 1030 की बात करें हम तो 1030 में जो महमूद गजनबी की मृत्यु हुई थी, तो 1030 में महमूद गजनबी की मृत्यु और अल बरूनी का भारत में आगमन हुआ था। तो 1030 में अल बरूनी का भारत में आगमन हुआ था और महमूद गजनबी की मृत्यु हुई थी 1030 ईसा में। और 1191 की बात करें तो 1191 में जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, और पृथ्वीराज द्वारा मोहम्मद गौरी की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये 1091 से सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट आ जाते हैं, और मैं आपको बताता चलूँगा कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है और कौन सा इम्पॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये जो बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपरों में वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। ठीक है, और दूसरा युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज की हार हुई थी। फिर दूसरे युद्ध में किसकी हार हुई थी? जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में तराइन का, इसमें मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी। और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक भारत पर सूबेदार नियुक्त था। उस टाइम क्या था? 1192 में कुतुबुद्दीन जो ऐबक था वो भारत का सूबेदार क्या था? नियुक्त था, भारत का सूबेदार नियुक्त था। ठीक है, तो ये आपके ये दोनों 1191 और 1192 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध, और किन किन के बीच में हुआ था? ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। ठीक है, और उस टाइम जो 1192 की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? भारत का सूबेदार था। ठीक है, और 1194 की बात करें तो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। उस टाइम जयचंद्र पराजित हुआ था। कौन पराजित हुआ था? जयचंद्र की क्या हुई थी? हार हुई थी। चंदावर के युद्ध में जयचंद्र की क्या हुई थी? चंदावर के युद्ध में जयचंद्र की क्या हुई थी? हार हुई थी। तो चंदावर के युद्ध में क्या हुई थी? जयचंद्र की हार हुई थी। और चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो 1194 में हुआ था, और इसमें मोहम्मद गौरी की क्या हुई थी?
विजय हुई थी, मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। और किन दोनों के बीच में हुआ था? ये हुआ था आपका मोहम्मद गौरी व जयचंद्र के बीच में हुआ था। कौन सा? चंदाबर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की क्या हुई थी? विजय हुई थी। और ये कहाँ पर हुआ था? जो पूर्व में फिरोजाबाद में हुआ था, पूर्व में फिरोजाबाद में चंदाबर का युद्ध हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1194 में हुआ था। और 1206 की बात करें हम तो 1206 में मोहम्मद गौरी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 1206 में क्या हो गई थी? मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और ये क्या था? 1030 में कौन था? मोहम्मद गजनबी था। तो मोहम्मद गजनबी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 1030 में किसकी मृत्यु हुई थी? ये दोनों रिलेटेड पॉइंट बन जाते हैं। मोहम्मद गौरी अलग था और मोहम्मद गजनबी एक अलग शासक था। ठीक है, महमूद गजनबी की मृत्यु 1030 में हुई थी। महमूद गजनबी की मृत्यु 1030 में हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? कि 1206 की बात करें तो 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। और 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी और कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ हुआ था। कुतुब मीनार का क्या हुआ था? निर्माण आरंभ हुआ था। और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी और आरम शाह को परास्त कर जो इल्तुतमिश शासक बना था। ठीक है, और 1221 में जो चंगेज खां का भारत पर आक्रमण हुआ था। किसका? चंगेज खां का भारत पर आक्रमण हुआ था। तो चंगेज खां का भारत पर आक्रमण 1221 में हुआ था। कब हुआ था? 1221 में हुआ था। और 1236 में रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी थी। 1236 में रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी थी। 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या हो गई थी। ठीक है, 1241 में बताया गया है कि भारत पर जो मंगोलों का प्रथम आक्रमण 1241 में हुआ था। और 1265 से 1266 के बीच में गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठा था। गयासुद्दीन बलबन क्या हुआ था? गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और 1279 में बंगाल में तुगरीन खां का विद्रोह हुआ था। तुगरीन खां का विद्रोह कब हुआ था? 1279 में हुआ था। और 1286 में गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हुई गई थी। 1286 में गयासुद्दीन बलबन की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और बात करें तो 1290 की तो 1290 में खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी द्वारा हुई थी। जलालुद्दीन खिलजी कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक था। ठीक है, और 1296 से 1316 के बीच में जो अलाउद्दीन खिलजी का क्या रहा था? शासक रहा था या शासक बना था। ठीक है, और 1309 से 1313 के बीच में जो मलिक कफूर का दक्कन अभियान चला था। तो मलिक कफूर का दक्कन अभियान कब से कब तक चला था? 1309 से 1313 के बीच तक चला था। ठीक है, और 1315 की बात करें तो मलिक कफूर दक्कन से वापसी आया था। तो मलिक कफूर दक्कन से वापसी 1315 में आया था। ठीक है, और 1320 की बात करें तो 1320 में तुगलक वंश की स्थापना हो गई थी। तो 1320 में क्या हो गई थी? तुगलक वंश की स्थापना 1320 में हो गई थी। 1320 में तुगलक वंश की स्थापना हो गई थी। ठीक है, और बात करें तो हम 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना था। ठीक है, और 1333 से 1342 के बीच में इब्न बतूता की भारत यात्रा पर आया था। जो इब्न बतूता क्या आया था? भारत में यात्रा पर आया था। कब से कब तक? 1313 से और 1320 के बीच में इब्न बतूता। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपने इसकी पहले की जो वीडियो नंबर फर्स्ट सेकंड नहीं देखी है, जिसमें मैंने महत्वपूर्ण तिथियां बताई हैं, जिसमें ईसा पूर्व के बारे में जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जो फैक्ट हैं, जो बर्डन हुआ है, उसके बारे में भी हमने चर्चा की है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।